जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत यूनिट 9 इन्वायरमेंट सेक्शन को कर रहे हैं और उसमें देखिए जो मृदा प्रदूषण है उससे जो क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची में से मृदा प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करनी है। औद्योगिक बहिस्राव, यूट्रोफिकेशन, नाभिकीय अपशिष्ट का अवैज्ञानिक निस्तारण, अपतटीय तेल खनन और विषाक्त प्रणालियों का उचित प्रबंधन। तो यहाँ पे देखिए मृदा प्रदूषण के स्रोतों की पहचान हमें करनी है। तो दिए गए विकल्पों में औद्योगिक बहिस्राव, नाभिकीय अपशिष्ट का अवैज्ञानिक निस्तारण, विषाक्त प्रणालियों का अनुचित प्रबंधन मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं। मृदा प्रदूषण के अन्य स्रोतों में नगरीय तथा मेडिकल ठोस अपशिष्ट, खुली खदानें, ई अपशिष्ट, कीटनाशक तथा उर्वरक भी आते हैं। प्रदूषित जल के कारण होने वाले मानव रोगों के सही समूह को पहचानना है। हैजा, अतिपाती अतिसार, आंत्र ज्वर और पोलियो। हैजा, आंत्र ज्वर, आंत्रशोथ और तपेदिक। इसी तरीके से हमें यहाँ क्रम में लगाना है। तो देखिए जल जनित रोग विश्व की जनसंख्या के लिए विशेष रूप से विकासशील देशों में एक प्रमुख चुनौती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ का अनुमान है कि विकासशील देशों में ये सभी बीमारियों के 80% और सभी मौतों में से 1/3 के लिए जिम्मेदार हैं। जलजनित बीमारियों के 2 प्रमुख कारण होते हैं। पहला प्रदूषण, जैसे औद्योगिक प्रदूषण या कृषि रसायनों के अधिक उपयोग के कारण रसायन, नाइट्रेट, पानी की आपूर्ति में भारी धातुओं का खतरनाक स्तर। दूसरा गंदगी और संक्रमण, बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी जीवों अदृश्य रूप से पानी को दूषित करने और बीमारी का कारण बनते हैं। प्रदूषित जल के कारण होने वाले कुछ मानव रोग जिनमें दस्त और आंत्रशोथ, दूसरा पेट में दर्द और ऐंठन। इनके अलावा आंत्रज्वर यानी टाइफाइड होता है, हैजा, गिनी कृमि रोग, पोलियो, पेचिस, मस्तिष्क सार और शोथ, हेपेटाइटिस। सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषक जो नदियों और झरनों के पानी की गुणवत्ता में कमी का कारण बनता है वो कौन से हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषक जो नदियों और झरनों के पानी की गुणवत्ता में कमी का कारण बनता है वो जीवाणु, पोषक तत्व, कुल घुलित पदार्थ, धातुएं, शैवाल। तो इनमें से कौन सा होता है? तो विगत दशकों में तीव्र नगरीकरण एवं आबादी में निरंतर हो रही बढ़ोतरी, पेयजल आपूर्ति की मांग तथा सिंचाई जल मांग में वृद्धि के साथ ही औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार इत्यादि ने जल संसाधनों पर काफी दबाव बढ़ा दिया है। एक और जल की बढ़ती मांग की आपूर्ति हेतु सतही एवं भूमिगत जल के अनियंत्रित दोहन से भूजल स्तर में गिरावट होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदूषक की बढ़ती मात्रा में जल की गुणवत्ता एवं उपयोगिता में भी कमी आती जा रही है। जल में व्यापक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायनों, रोगजनकों, भौतिक अशुद्धियों और तापमान में वृद्धि जैसे संवेदी कारकों को जल प्रदूषकों में शामिल किया जाता है। जल प्रदूषकों को उनके गुणधर्मों एवं मापदंडों के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक प्रदूषक, जैविक प्रदूषक, रासायनिक प्रदूषक। तो यहाँ पे जो भौतिक प्रदूषक है उसमें जलमल, गाद, सिल्ट, कागज, प्लास्टिक, मलबे और कंटेनर, ताप शक्ति, बिजली ग्रह और औद्योगिक इकाइयों से निकले गर्म जल इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। जैविक प्रदूषकों में उन अवांछित भौतिक सामग्रियों को सम्मिलित किया जाता है जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन मांग, रोग कारक क्षमता इत्यादि को प्रभावित करते हैं। इनमें जैविक सामग्रियां रोग कारक जीवाणु, काली फॉर्म बैक्टीरिया, शैवाल, जलकुंभी, जलीय फन तथा परजीवी कीड़ों के अलावा जल प्लवक इत्यादि आते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किनके विलय या पुनर्नामकरण के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की है? जल संसाधन मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा मंत्रालय। तो इसमें से किसके थ्रू किया है? तो भारत सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के साथ विलय पुनर्नामकरण के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय का कार्यभार केंद्रीय मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको सौंपा गया है। मंत्रालय का दायरा बढ़ाते हुए इसमें अंतर्राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राज्यीय जल विवाद, पेयजल उपलब्ध कराने, बेहद जटिल नमामि गंगे परियोजना, गंगा नदी और उसकी सहायक नदी एवं उपसहायक नदियों को स्वच्छ करने की महत्वाकांक्षी पहल को भी शामिल किया गया है। जहां प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का समंजन बंगाल की खाड़ी में होता है, वहीं नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में समाहित होती हैं क्योंकि वे घाटी के ढलान के अनुरूप बढ़ती हैं। प्रायद्वीपीय भारत का ढलान समानता पूर्व से पश्चिम की ओर है। सतपुरा पर्वतमाला के उत्तर में स्थित भारतीय प्रायद्वीप पश्चिम की ओर अधिक नीचा है। संपुरा पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित भारतीय प्रायद्वीप का अंश पूर्व की ओर झुकता है। जहां प्रायः
प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का समंजन बंगाल की खाड़ी में होता है, वहीं नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में समाहित होती हैं क्योंकि वे घाटी के ढलान के अनुरूप बढ़ती हैं। महानदी डेल्टा की भूमि की उर्वरता गोदावरी डेल्टा से कम होने के कारण है। जलप्लावन के कारण सतही भूमि का कटाव। महानदी डेल्टा की भूमि की उर्वरता गोदावरी डेल्टा से कम होने का कारण जलप्लावन के कारण सतही भूमि का कटाव है। नदियों की जल क्षमता के हिसाब से महानदी गोदावरी नदी के बाद दूसरे क्रम पर है। वातावरण में तैरते कणों में जलवायु को परिवर्तित करने की शक्ति निहित है। प्रत्येक कण लघु लहरों व इंफ्रारेड किरणों की अंतर प्रक्रिया में भागीदार होते हैं। यहाँ पे देखिए दिए गए अभिकथन ए वातावरण में तैरते कणों में जलवायु की परिवर्तित होने की शक्ति निहित है क्योंकि प्रत्येक कण लघु लहरों व इंफ्रारेड किरणों की अंतर प्रक्रिया में भागीदार होते हैं। मृदा में प्रदूषण का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। जल विद्युत परियोजना में गिरते हुए या बहते हुए जल की ऊर्जा से विद्युत उत्पादन या विद्युत उत्पन्न की जाती है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत तथा दुर्लभ ईंधन संसाधनों की रक्षा करता है। यह प्रदूषण रहित है और इसलिए पर्यावरण अनुकूल है। इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम के बारे में देखें तो मुक्त शेष जल वेस्ट वाटर के प्राथमिक उपचार में किसे हटाया जाता है? तो ये किसे हटाया जाता है? ठोस को। अपशिष्ट जल के प्राथमिक उपचार में इसमें शामिल कीचड़ युक्त जैविक अपशिष्ट के ठोस एवं छोटे तथा बड़े कणों तथा अन्य पदार्थों को हटाया जाता है। ये क्रिया आमतौर पर बड़े टैंक में अवसादन एवं निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा होती है, जिसके द्वारा ठोस एवं छोटे बड़े अपशिष्ट कण टैंक की तली में बैठ जाते हैं और तेल आदि हल्के पदार्थ सतह पर आ जाते हैं और इनको क्रमिक फिल्ट्रेशन द्वारा हटा दिया जाता है। कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का अपशिष्ट घटक क्या है? कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का अपशिष्ट घटक कौन सा है? इसमें से है कागज, कार्डबोर्ड, कार्टन, पशु अपशिष्ट, औद्योगिक प्रक्रिया अपशिष्ट, शाक अपशिष्ट, काष्ठ। तो इसमें कौन सा आता है? तो देखिए कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का घटक कागज, कार्डबोर्ड, कार्टन तथा लकड़ी है। कार्बनिक अपशिष्ट सामग्री में कार्बन को अनुपात से सही अवरोही क्रम में पहचाना है। अवरोही क्रम यानी आरोही यानी चढ़ना और अवरोही मीन्स उतरना। और ये कह रहा है कि कार्बनिक अपशिष्ट सामग्री में कार्बन को अनुपात से सही अवरोही क्रम में पहचाना है। खाद्य अपशिष्ट, पत्तियां तथा बेल बूटे, कागज, गाय के गोबर की खाद। तो इसमें देखिए कार्बनिक अपशिष्ट सामग्री में कार्बन सी से नाइट्रोजन एन के अनुपात का जो एन का अवरोही क्रम है उसमें कागज, पत्तियां तथा बेल बूटे, गाय के गोबर की खाद, खाद्य अपशिष्ट, ये क्रम है। निम्नलिखित सूची में से ठोस अपशिष्ट के स्रोतों की पहचान करनी है। ठोस अपशिष्ट कौन से हैं? आवासीय क्षेत्र, महासागर, संस्थानिक क्षेत्र, कृषि, धूल भरी आंधी। तो दिए गए विकल्पों में देखिए आवासीय क्षेत्र, संस्थानिक क्षेत्र तथा कृषि ठोस अपशिष्ट के स्रोत हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है ओजोन परत के संरक्षण के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का हटाना आवश्यक है। दूसरा HFC में ग्लोबल वार्मिंग की उच्च संभाव्यता होती है। उपकथन के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो ए सही नहीं है, आर सही है। HFC में ग्लोबल वार्मिंग की उच्च संभाव्यता होती है, किंतु ओजोन संरक्षण के लिए HFC को हटाने की आवश्यकता नहीं है। CFC वातावरण में देर तक व्याप्त रहता है और ओजोन तक पहुंचकर सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके ओजोन क्षरण करता है। ध्रुवीय समताप मंडलीय स्ट्रेटोस्फेरिक बादल निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मामले से जुड़े हुए हैं? तो ये है ओजोन निषेचन से, ओजोन लेयर डिप्लेशन से। ध्रुवीय समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेरिक बादल ओजोन परत निषेचन से जुड़ा हुआ है। समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत का क्षीण होना ओजोन परत निषेचन कराता है। ओजोन परत निषेचन के लिए उत्तरदायी कारक है CFC कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथिल क्लोरोफॉर्म, मेथिल ब्रोमाइड और हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत निषेचन के लिए उत्तरदायी कारकों के इस्तेमाल, उत्पादन और आयात को रोकने के लिए वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित हुआ। जल के डिसेलिनेशन नामक पृथक्करण को सर्वाधिक लाभकारी विधि, यानी जल जो नमक पृथक्करण करना है उसके लिए सबसे जो है वो विद्युत अपोहन यानी इलेक्ट्रोडायलिसिस जो होता है। तो जल के डिसलेशन नामक पृथक्करण की सर्वाधिक लाभकारी विधि विद्युत अपोहन विधि होती है। विद्युत अपोहन एक झिल्ली आधारित प्रक्रिया है जिसमें एक लागू विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके अर्धपारगम्य झिल्लियों के माध्यम से आयनों का परिवहन होता है। इलेक्ट्रोडायलिसिस को नियोजित करने वाले अनुप्रयोगों में बिलवड़ीकरण, तेबल नामक उत्पादन, शराब स्थिरीकरण, मट्ठा विखनिजीकरण और नमकीन बनाना ये सभी शामिल है। निम्नलिखित मृदा क्रम को उनके वर्णन के अनुरूप सजाइए।
हिस्टोसोल, एंडीसोल, जेलीसोल, एरिडोसोल। तो यहाँ पे हम देखिए क्रमशः दिए गए मिट्टी के प्रकारों को विशेषता के अकॉर्डिंग लगाएं। तो हिस्टोसोल ये मृदा क्रम जिसमें ऊपरी परत में जैविक पदार्थ हो। एंडीसोल इस मुद्रा क्रम में ज्वालामुखी से निकली राख शामिल होती है। जेलीसोल इसमें परमाफ्रॉस्ट द्वारा ढकी हुई मृदा सहित शीत क्षेत्रों की मिट्टी होती है। एरिड सोल शुष्क जलवायु के मृदा क्रम को जोड़ने वाला मृदा क्रम इसमें होता है। ओलिगोट्रॉपिक झीलों में शैवाल पुस्तिकाएं होती हैं। तो ओलिगोट्रॉपिक जो झील है उनमें शैवाल पुस्तिकाएं होती हैं तो बहुत कम बार। ओलिगोट्रॉपिक झीलों में शैवाल पुस्तिकाएं बहुत कम बार होती हैं। ओलिगोट्रॉपिक झील ऐसी झील है जिसमें पोषक तत्व की मात्रा कम होने के कारण अपेक्षाकृत कम उत्पादकता देती है। इन झीलों का पानी आमतौर पर झील में शैवाल के सीमित विकास के चलते काफ़ी स्वच्छ एवं शुद्ध होता है। इस तरह की झीलों का पानी पीने की उच्च गुणवत्ता वाला होता है और यह उन जलीय प्रजातियों का समर्थन करती है जिन्हें अच्छे ऑक्सीजन युक्त ठंडे पानी की आवश्यकता होती है, जैसे झील ट्राउट। ओलिगोट्रॉपिक झील आमतौर में दुनिया के ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पोषक तत्वों का मिश्रण झील के पानी के कम तापमान के कारण दुर्लभ और धीमा होता है। निम्नलिखित में से किस उपयोग योग्य कंपोस्ट निर्माण की अवधि 3 से 6 महीने की होती है? वर्मी, अर्ध स्वचालित वर्ज्य संपृक्तक, पिट कंपोस्टिंग, स्वचालित वर्ज्य संपृक्तक। तो देखिए पीट कंपोस्टिंग या गड्ढा कंपोस्ट विधि से बनाए गए कंपोस्ट खाद तो हो जाए 3 से 6 माह में उपयोग योग्य हो जाती है। इस प्रकार से कंपोस्ट बनाने के लिए पानी के स्रोत के नज़दीक एक 3 मीटर गुणे 2 मीटर से 1 मीटर आकार का गड्ढा बनाया जाता है। खोदने के बाद गड्ढे को गोबर से लीप देते हैं। इसके बाद पोषक तत्वों को सोखने के लिए 10 से 12 सेंटीमीटर की सेंद्रीय पदार्थों की आधार परत बिछाते हैं। कौन सा प्रदूषक समुद्री प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसमें देखिए कृषि अपवाह और सीवेज। समुद्री पर्यावरण विभिन्न स्रोतों और रूपों के माध्यम से दूषित और प्रदूषित हो रहा है। समुद्री प्रदूषण के प्रमुख स्रोत रासायन, ठोस अपशिष्ट, रेडियोधर्मी तत्वों का निर्वहन, औद्योगिक और कृषि प्रदूषण, मानव निर्मित तलछट, तेल फैलाने वाले जैसे कई कारक होते हैं। समुद्री प्रदूषण में सबसे अधिक और सबसे बड़े कुछ स्रोत निम्नवत हैं, जैसे कच्चा तेल और पेट्रोलियम, सागरों में जानबूझकर रासायनिक पदार्थों का निकास, जैविक कूड़ा करकट तथा सीवेज को समुद्र में डालना, गंदे पानी का सागरों में निकास, ज्वालामुखी प्रस्फुटन, अंतरिक्षीय कूड़ा। निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है? इसमें तो वो है कंपोस्ट तैयार करना। नगर पालिका वाले ठोस कचरे को जैव वैज्ञानिक विधि से कंपोस्ट तैयार करते हैं। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, जिसे शहरी ठोस अपशिष्ट भी कहा जाता है, एक अपशिष्ट प्रकार है जिसमें मुख्य रूप से घर का कचरा और कभी कभी वाणिज्यिक अपशिष्ट भी शामिल होता है, जिसे एक दिए गए क्षेत्र से नगर पालिका एकत्रित करती है। कंपोस्ट तैयार करना देश में जैविक खाद बनाने का आम तरीका है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को एक सप्ताह के लिए 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान में तरल सूक्ष्म जैविक का छिड़काव करके छोड़ दिया जाता है। इस परिवर्तित कचरे को फिर भारी मशीनों द्वारा इनर सर्कल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराया जाता है। परमाणु कचरे को डंप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो लवण खान। परमाणु कचरे को डंप करने के लिए लवण खान सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। इस प्रक्रिया के तहत लवण खान में परमाणु कचरे को दबा देते हैं तथा ऊपर से उसे मिट्टी से ढक लेते हैं जिससे वो वातावरण को प्रदूषित न कर सके। बिटुमेन प्राप्त किया जाता है तो ये है भूमिगत खानों से। बिटुमेन यानी कोलतार एक तेल आधारित पदार्थ है। यह शोधन प्रक्रिया के दौरान भारी कच्चे तेलों से जैसे तरल पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम और डीजल के रूप में हल्का अंशों को हटाने के द्वारा उत्पादित एक अर्ध ठोस हाइड्रोकार्बन उत्पाद है। जैसे यह सही ढंग से परिष्कृत कोलतार के रूप में जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में कोलतार सामान्यतः डामर सीमेंट या डामर के रूप में जाना जाता है। डामर सड़क फर्श सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे बिटुमिनस भी कहा जाता है। निम्नलिखित अस्पताल अवशिष्ट के विशिष्ट प्रकार के युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? प्लास्टिक 9 से 12%, मृतिका 8 से 10 से धातु 1 से 2, जैव अवक्रमित 35 से 40%। तो ये होगा डी ऑप्शन इस द सी ऑप्शन, मृतिका 8 से 10। सबसे अधिक कज्जल कालिक किससे निकलता है? तो सबसे ज़्यादा कालिक किससे निकलता है? तापीय शक्ति संयंत्र से। सबसे अधिक जो है सूट तापीय शक्ति संयंत्र से निकलता है। शक्ति संयंत्र के बाद डीजल वाहन से सबसे ज़्यादा कज्जल निकलता है। इसका प्रमुख कारण तापीय शक्ति संयंत्र का कोयले से चलना है, जिसमें सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशतता होती है। आज के लिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।